अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई आपको देंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कल सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। कल बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला लिया गया। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह की बैठक है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इसमें आ सकते हैं, ये सूत्र में बता रहे हैं। बड़ी खबर, कल सरकार और संगठन को लेकर यह बड़ी बैठक है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ सुनील बंसल, भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बैठक है और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी कल लखनऊ आ रहे हैं, ऐसी खबर हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बीएल संतोष के साथ कल बड़ी बैठक हो सकती है, संगठन की बड़ी बैठक हो सकती है। बीएल संतोष का लखनऊ आना और बैठक करना, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, रूलिंग पार्टी से जुड़ी हुई। तो सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की बैठक हो सकती है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए, उनके पास ढेर सारी डिटेल्स हैं इस बैठक से जुड़ी। बताइए वीरेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, यूपी की सियासत लगातार बदल रही है और ऐसे में कल प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी आ रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव खबर मैं देने जा रहा हूं, जो ये है कि राधा मोहन सिंह प्रदेश के जो प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का लखनऊ आना भारतीय जनता पार्टी की बदलती हुई सियासत की बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के लिहाज से कल क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है। उनके साथ भी बड़ी बैठक सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह करेंगे और साथ ही बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह के साथ सरकार और संगठन की बड़ी बैठक कल उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। संगठन के साथ राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष की बैठक तो है ही, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो बड़ी बैठक है। राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष का लखनऊ आना यूपी की सियासत, बदलती हुई सियासत में बहुत बड़ी खबर है। यानी कुछ हलचल है, कुछ ऐसा है जो होने वाला है। राजनीति के जो पंडित हैं वो ये जानते हैं, बिटवीन द लाइन्स ये है कि कुछ तो होने वाला है। यानी बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह का लखनऊ आना बिना किसी प्रचार के, बिना किसी बताए सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष का लखनऊ कल आगमन होगा। लगभग दोपहर में पहुंचेंगे, बड़ी बैठक करेंगे संगठन के साथ। स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, साथ ही साथ सुनील बंसल होंगे और हो सकता है कि दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी हों और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी ये बैठक हो सकती है। एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दे दूं कि ये बड़ी बैठक कल लखनऊ में होने जा रही है और यूपी की सियासत के लिहाज से कल का दिन बहुत भारी है, बहुत बड़ा है और बहुत ही निर्णायक है। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष का आना, पहले एके शर्मा का मुख्यमंत्री से मिलना, फिर एके शर्मा का प्रधानमंत्री से मिलना और तमाम 4 या 5 दिन के दौरे के बाद से आकर मुख्यमंत्री का राज्यपाल से 45 मिनट तक मीटिंग करना और उसके बाद से कल कोर ग्रुप की बैठक होना, जिसमें केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल मुख्यमंत्री के साथ ये बड़ी बैठक कल शाम लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री आवास पर चली थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक कहते हैं। वो बैठक 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री आवास पर कल होती है। तो ये लगभग 10-12 दिन में बदलती हुई जो आबो हवा है, जो फिजा है यूपी की सियासत का, वो उस लिहाज से कल का दिन बहुत ही निर्णायक माना जाएगा। राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष कल लखनऊ आ रहे हैं, सोर्सेज से बड़ी खबर है। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बता दूं कि कल यूपी की सियासत के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिहाज से निर्णायक और बड़ा दिन है। राजेंद्र देव, बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, ये जो खबर दे रहे हैं आप, इसकी बहुत मायने हैं, ये बहुत अहमियत रखती है और जो लोग भी राजनीति समझते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति समझते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए खबर बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण। वीरेश, संभावना क्या हो सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले दिनों राज्यपाल से जाकर मिले मुख्यमंत्री, कल एक बैठक हुई, उसके पहले कुछ बैठकें हुई दिल्ली में, प्रधानमंत्री भी
इसमें रुचि ले रहे हैं, ये बहुत साफ समझ में आ रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी पहुंच रहे हैं बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी खबर के, बगैर किसी प्रचार के, और वो बैठक करने जा रहे हैं। ये आपने जो बताया, इसमें एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, स्पष्ट जानना चाहूँगा मैं कि जो क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी, क्या इसमें भी दोनों मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे या मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से बैठक होगी? वीरेश, देखिए, सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि जो क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक होगी उसमें संगठन के लोग होंगे, उसमें दोनों मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रहने की संभावना नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल के रहने की संभावना है, और हो सकता है कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी उस बैठक में रहें। ये पूर्णतः संगठन की बैठक है। देखिए, अगर इसको सतही तौर पर देखें तो निगमों के और बहुत सारे उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों का पद खाली है। साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है, निगमों और तमाम उपक्रमों के, जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिहाज से ये बैठक हो सकती है। लेकिन निगमों के और उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के जो पद खाली हैं उसे भरने, और साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष के मद्देनजर, ब्लॉक प्रमुख के मद्देनजर, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का लखनऊ आना, राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह का एक साथ आना, अगर गणित राजनीति के पंडित हैं तो इसे सामान्य बैठक नहीं कह सकते, और राजनीति की समझ वाले व्यक्ति इसे कोई सामान्य बैठक, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बैठक करने बीएल संतोष आ रहे हैं, राधा मोहन सिंह आ रहे हैं। निगमों के अध्यक्षों की कुर्सी भरने के लिए बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह आ रहे हैं। ये किसी भी राजनीति के पंडित को, राजनीति के जानकार को पचेगा नहीं, राजेंद्र। बिल्कुल ठीक है। बैठक बड़ी बैठक है, इसके मायने हैं, इसका कुछ न कुछ आशय है, और वो कल समझ में आएगा कि जब इस बैठक को एक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है वीरेश, जाहिर सी बात है आप नजर बना के रखे हुए हैं और आगे भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही एक्सक्लूसिव और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस वक्त की। कल रात बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, अब कल पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, और बैठक होने जा रही है क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ। उसमें प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक के बाद एक बैठकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर बीजेपी जो कि रूल कर रही है इस वक्त प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ, जबरदस्त बहुमत के साथ, और जिसे अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव का सामना करना है, उसकी ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उन्नाव से है। गंगा के अंदर शव बहते हुए दिखे। पिछले दिनों हुई बारिश के असर से गंगा में पानी बढ़ गया है। उन्नाव के बक्सर घाट में दफनाए गए शव उतराने लगे हैं। वीडियो में कुछ शव गंगा में बहते हुए साफ नजर आ रहे हैं, और इस बात की आशंका पहले ही जताई गई थी कि बारिश के मौसम में शव बाहर निकलेंगे, और वही तस्वीर बारिश के पहले ही नजर आने लगी। उन्नाव से खबर, गंगा की लहरों पर बहते दिखे शव। ये आशंका थी और वो होता दिख रहा है बारिश के पहले ही। हड़कंप मचा हुआ है प्रशासनिक अमले में इस दृश्य के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद। उन्नाव के बक्सर घाट में दफनाए गए हैं जो शव, वो गंगा में उतराते दिखे, बहते दिखे, और इसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप। एक्सपोज हो रहा है सब कुछ जो पिछले दिनों हुआ। आकलन इस बात का था कि जब वर्षा शुरू होगी, जब बारिश होगी, तब ये जो शव गंगा के किनारे दफनाए गए थे रेत में, ये बह कर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्नाव में गंगा में बहते दिखे ये शव, और इसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप। बक्सर घाट में दफनाए गए शव गंगा में बहते दिखे। ये एक बहुत चिंताजनक बात उन्नाव से सामने आ रही है। ये तस्वीर परेशान करने वाली। उन्नाव में गंगा के भीतर बहते हुए शव दिखाई दिए। बक्सर घाट में जो शव दफनाए गए थे गंगा के किनारे, वो शव बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन शव में से कुछ
और इससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन जिन तथ्यों से इनकार कर रहा था या करता दिख रहा था या कोशिश कर रहा था, वो तथ्य अब खुद ही सामने आ रहे हैं। उन्नाव के बक्सर घाट में जो शव दफनाए गए थे वो गंगा की लहरों पर तैरते दिखे। हड़कंप मचा हुआ इससे। उन्नाव के बक्सर घाट में जो शव दफनाए गए थे महामारी के वक्त, जिनकी मौत हुई थी बड़ी तादाद में, वो शव उतराते दिखे। क्या है इसकी सच्चाई? कितने शव दिखाई दिए हैं गंगा में, उन्नाव में, और प्रशासनिक अमला किस कदर परेशान है, ये जानने के लिए हम चलेंगे लखनऊ अनुभव शुक्ला के पास, जो इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं, ज्यादा अपडेट्स हैं। बताइए अनुभव, क्या जानकारी है आपके पास? क्या तस्वीरें आपको दिखाई दी हैं? क्या तस्वीरें आपके सामने आई हैं उन्नाव में गंगा की? देखिए, बक्सर घाट में जिस तरीके से पहले शव दफनाए गए थे, जब बारिश हुई है 2-3 दिनों तक, तब उसके बाद पानी जब बढ़ा है, तब अब वो जो शव है वो गंगा में तैर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो प्रशासन का दावा था उसकी भी कलई खुल गई है कि उन्होंने सबका अंतिम संस्कार कर दिया है। तमाम शव ऐसे थे जिन्हें दफना दिया गया था, और बहुत सारे हमने खुद खबरें दिखाई थी कि आखिर कैसे वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे और वो अपनों का जो है हम कहें तो उनके शव को दफना रहे थे। लेकिन जब बारिश हुई, वहाँ पर पानी बढ़ गया, उसके बाद ये जो शव हैं वो गंगा में ही तैर रहे हैं। अब प्रशासन की कोशिश ये है कि इन शवों को वहाँ से निकाला जाए, उसका जो हो जिस तरीके से भी क्रिमिनेट करना है वो किया जाए। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, बार बार ये कहा गया, दावा किया गया कि ऐसे कोई भी शव नहीं है। लोग इस परंपरा के चलते, पुरानी परंपरा है, बहुत सारे लोग आते हैं वो शवों को इस तरीके से वहाँ पर दफना देते हैं। लेकिन जब बारिश हुई, नदी में पानी बढ़ गया, तब वही जो शव थे जो दफनाए गए थे वो अब गंगा में हम कहें तो एक तरीके से तैर प्रवाहित होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव। प्रशासनिक अधिकारी जाहिर सी बात है परेशान होंगे इस तस्वीर के बाद से। कुछ बयान प्रशासनिक अमले की ओर से इस बाबत? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने तो दावा किया था कि इस तरीके की वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, और जो भी लोग आए थे वो अपने परिवारीजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका क्रिमेशन कर रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे शव वहाँ थे जो गंगा के किनारे दफना दिए गए थे, और जब बारिश हुई है, पानी बढ़ा है, उसने सारी चीज़ों को सामने लाकर रख दिया है किस तरीके से अब शव जो है वो गंगा में बह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुभव इन जानकारियों के लिए। तो उन्नाव में गंगा में बहते हुए शव दिखाई दिए, वो शव जो बक्सर घाट पर दफनाए गए थे। अब चर्चा यूपी बोर्ड परीक्षाओं की, क्योंकि 11वीं तक छात्रों का प्रमोशन बेशक हो गया हो, लेकिन अभी टेंशन बरकरार है। जहां 12वीं की परीक्षाओं को लेकर छात्र तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं अब इंतजार इस बात का है कि आखिर छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या पैमाना होगा जिसके आधार पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने की व्यवस्था को लेकर क्या रणनीति है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने चुनौती है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे दो खास मेहमानों से, क्योंकि ऐसा फैसला कई राज्यों में भी लिया गया है। ऐसे में यूपी के छात्रों को प्रमोट करने की व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए प्रोफेसर राजेश शिक्षाविद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। आप सभी का आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजेश हमारे साथ हैं। जतिंदर वालिया शिक्षाविद लखनऊ से हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आप भी शिक्षाविद हैं। जतिंदर वालिया जी, कैसे ये प्रमोशन होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके क्या नफे नुकसान है? जहाँ तक कि कल रिस्पेक्टेड डिप्टी सीएम सर ने अनाउंस किया है कि 10th की परीक्षा अभी नहीं होगी, कैंसिल कर दी गई है, और 12th की परीक्षा ये हमारी जुलाई के सेकंड वीक में होगी जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है उनकी तरफ से, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि 10th के 55 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर भेजा जाए माँ बाप के द्वारा, और क्योंकि जितना सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रख सके उतना ही अच्छा है। और 12th के जहाँ तक 26 लाख विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सर जी। इसमें सर उनका सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी कि 12th के कैंडिडेट्स के लिए
कि उनका इस परीक्षा में सम्मिलित होना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और 12th की परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वही उनकी सर जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स का केस होती है। जी जी। तो ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है, 12th के एग्जाम में अपियर होने से ही होती है और इसकी 12th की मार्कशीट की वेटेज भी सर बहुत ज्यादा काउंट होती है। तो ये 12th की मार्कशीट और 12th के एग्जाम में अपियर होना बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार की तरफ से। अब आपने जो 11th की परीक्षा के लिए कहा जी, 9th और 11th दोनों में सर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और मे बी कोविड रीजन हो या उनके यहाँ मोबाइल डाटा की प्रॉब्लम हो, क्योंकि दूर दराज में गांव के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, तो एग्जाम नहीं दे पाए बच्चे। फाइनल एग्जाम जो स्कूल कंडक्ट कराता है होम एग्जामिनेशन में बच्चे अपियर नहीं हो पाए। उनके लिए ये रियली चिंता का विषय है, हमें इस पे विचार करना चाहिए कि प्रमोशन कैसे हो उन बच्चों का। इसके लिए सर या तो ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए बच्चों के घर बैठकर, जो बच्चे अभी भी नहीं ज्वाइन कर पाए, स्कूलों ने नहीं लिए, उनके लिए दोबारा ऐसी व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि देखिए इन्होंने ही बच्चों ने 9th 11th से प्रमोट होकर 10th 12th में अपियर होना है बोर्ड एग्जाम में। तो उनके सर बोर्ड एग्जाम में अपियर होने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा 9th और 11th से ही क्लियर होता है। और अगर हमारे 9th 11th पे प्रमोशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अगर सरकार इस पे विचार करे तो मैं चाहूंगी कि और अच्छा होगा। हमारी तरफ से अगर इन बच्चों ने अगर ऑनलाइन परीक्षा नहीं दी है तो इनकी प्लीज ऑनलाइन या अभी ऑफलाइन। आप कह रही है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं, ये आवश्यक है इनके लिए, ठीक है। हम प्रोफेसर राजेश के पास चलेंगे। प्रोफेसर राजेश, देखिए जितेंद्र वालिया जी कह रही हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये छात्रों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा की, इन छात्रों की, इस लेवल के छात्रों की, उसके लिए आपका क्या मानना है? प्रोफेसर राजेश की आवाज किसी वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र वालिया, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन की आप बात कह रही हैं, क्या ये उतना प्रभावशाली हो सकता है या उसके आसपास भी हो सकता है जो वास्तविक परीक्षाएं होती हैं इस स्तर पर छात्र छात्राओं की? आवाज आ रही है? जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, अभी आपकी आवाज मिल रही है। प्रोफेसर राजेश की बात पहले सुन लेते हैं, जतिंदर जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें कि सभी वर्ग के लोगों के लिए कठिनाइयां हैं। आज हम लोग एक ऐसे वर्ग के बच्चों की बात कर रहे हैं जो किशोर और किशोरियां हैं। ये किशोर और किशोरियां आज के समय में जो एडोलसेंट्स जिनको कहते हैं, वो तरह तरह के तनाव और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे दौर में जो हम उनके लिए रास्ता चुने, क्योंकि जो बताया मैडम ने भी कि उनके लिए परीक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका जो है भविष्य का सवाल है, उनको आगे जिंदगी में आगे बढ़ना है, बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसे समय में जो मेरा मानना है कि जहां तक 9th 11th और इनकी बात है, इनकी कोशिश की जानी चाहिए कि अगर संभव हो तो 12वीं के अलावा बाकी जो नीचे के क्लासेज हैं उनको अगर हम प्रमोट कर पाए बच्चों को, क्योंकि जिंदगी में पेपर देने का, एग्जाम देने का उनका अनुभव रहेगा। एक जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है, उनको आगे मौका भविष्य में मिलेगा। लेकिन जहां तक 12वीं का सवाल है, वहां पर इन सभी बच्चों को जो 26 लाख के आसपास बच्चे बताए गए, उन सभी बच्चों को हम कोई डायरेक्ट रोज रोज पेपर के माध्यम से दे करके उनको खतरे में नहीं डाल सकते। तो आवश्यकता इसकी है कि ऑनलाइन का एक माध्यम चुना जाए, कम से कम जो बेसिक विषय है वो पेपर देके उनको कैरियर में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो और एक अवसर मिले आगे बढ़ने का, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो कहां पर खड़े हैं और कहां पर प्रगति की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जतिंदर वालिया और प्रोफेसर राजेश, अपनी राय रखने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या किए जाने की आवश्यकता है प्रमोशन की स्थिति में। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं हमारे दोनों शिक्षाविद, जैसा कि भी आपने देखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।